Hello, friends, back again to the Ladla Officer and the series of UP मेन सिलेबस डिकोडिंग। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि पहले अभी जो GS1 और GS2 हम देख चुके हैं। GS3 है, बहुत शॉर्ट रखेंगे। मैंने उस सीरीज़ में पार्ट 2 है ये, ठीक है। GS1 और GS2 का वीडियो आ चुका है, GS3 और 4 का ये है। 4 तो मोटा मोटी उसमें जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही करना है। 3 का देख लेते हैं जल्दी से, बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे क्योंकि वैसे ही एक पहले वाला थोड़ा लेंदी हो गया था। बाकी देखते हैं। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ UPPCS, है ना। आगे देखते हैं। GS1 GS2 हो चुका है अर्लियर वीडियोज़ में, और GS3 को हम देखेंगे। GS3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले हम देख लेते हैं ना, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, उसके बाद एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स, फिर आती है इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसे ही करके मोटा मोटी सारी चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और बस तुमको सिलेबस ध्यान रखना है। सिलेबस के थ्रू जाओगे, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तुमको। बाद में हम डिकोड करेंगे इनको, एक एक सब्जेक्ट को, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, कि प्लानिंग के थ्रू क्या पॉवर्टी कम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, इनका इम्पैक्ट क्या कह रहा है ना, ऐसे देखेंगे। अभी हम यही देख रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं है क्या क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स। अब प्लानिंग क्या, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी ना पहले, 1951-52 टाइम फॉर्म हुई। ऐसे ही अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके अचीवमेंट्स क्या रहे। अब उसके बाद अब ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, हेडर। इसके बाद क्या हुआ, रोल ऑफ नीति आयोग क्या हुआ। इसके बाद नीति आयोग फॉर्म हुआ। प्लानिंग कमीशन 2014 में एंड हुई और नीति आयोग फॉर्म हुआ। अब नीति आयोग क्या कर रही है, नीति आयोग का एजेंडा 7 ईयर है, ठीक है। 3 ईयर प्लानिंग है, 7 ईयर प्लानिंग है, उसमें देखेंगे कैसे कैसे हो रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और SDGs, अब प्लानिंग हुई। अभी तक तो हम सिर्फ प्लानिंग करते थे, अब प्लानिंग किसके साथ करेंगे, सस्टेनेबल प्लानिंग रहेगी, सस्टेनेबिलिटी के साथ हम प्लानिंग करेंगे, है ना। ऐसे तो SDG जितने हैं गोल्स हैं, उनको यूज़ कैसे करेंगे, आंसर के कंक्लूजन में, आंसर की बॉडी में क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट देने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, है ना। वो सब कुछ देखेंगे आगे PYQs वाले सेशन पे, ठीक है। अब देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इशू ऑफ पॉवर्टी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। इसमें डेटा है आता है, डेटा का यूज़ कैसे करते हैं, सब कुछ देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इससे इम्प्लीकेशंस क्या हैं इकॉनमी पे, इससे जस्टिस में क्या फ़र्क पड़ता है, इससे सोशल इम्पैक्ट क्या है। पूरा पेस्टल यूज़ करेंगे, पेस्टल यूज़ करेंगे। उसके बाद और भी अप्रोचेज़ हैं, मैं बाद में बताता हूँ, सारी अप्रोचेज़ बताऊँगा कि जैसे ये टॉपिक्स हैं, इनकी अप्रोच होती है हर एक टॉपिक को ओपन करने की, तो वो अप्रोच डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोशल जस्टिस रिलेटेड टू, इन दोनों से रिलेटेड सोशल जस्टिस क्या होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, वो बहुत छोटा सा लिखा है बस बहुत वाइड टॉपिक है ये। क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या होता है इकॉनमी पे, या आने वाली जनरेशन पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये तो चलो सीधा सीधा पार्ट है, इसको डायरेक्ट देख लेंगे। यहाँ अब ये देखो, ये हो गया, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में शायद एग्रीकल्चर नहीं बताया था, तो एग्रीकल्चर ना मेजर पोर्शन कवर करता है GS3 का, याद रखना। यहाँ से शुरू होता है एग्रीकल्चर, ठीक। अब यहाँ देखो, मेजर क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स, इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका वो है, क्या नाम है, ई श्रम पोर्टल रिलेटेड टू, वो है, क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। ई नाम जो है ना, वो रिलेटेड है, ई नाम, ठीक। जैम ट्रिनिटी क्या होती है, रिलेटेड टू, इसी रिलेटेड है, सारी चीज़ें बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये है तुम्हारा एग्रीकल्चर का पार्ट, और मान के चलो कि 90 मार्क्स का टोटल मेंस में एग्रीकल्चर का बोलवा रहता है। एग्रीकल्चर पूरा एज इट इज़, यहाँ से टॉपिक मैंने बताया था ना, वर्ड पे हम बना लेंगे, वर्ड पे कि क्या क्या, जैसे आप
ये यहाँ पे है ई टेक्नोलॉजी। अब इस पे वर्ड पे हम बना लेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका यूज़ क्या है, और इससे फार्मर को क्या फ़ायदा होगा, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है। बस छोटा छोटा ये तुमको क्लियर रहे, बस एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट कर देंगे। एग्ज़ाम क्वेश्चन डन। यहीं से पूछेगा यार, कहाँ जाएगा, जब सिलेबस दे रखा है उसने, आएगा तो यहीं से कहीं ना कहीं घुमा के। तो इसको टॉपिक को कवर करो। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज से कितने स्टोरेज हैं इस समय इंडिया के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्टोरेज में, यही सप्लाई चेन का पार्ट है, ये बताऊँगा। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी, फार्म सब्सिडीज देखो इंपॉर्टेंट, सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एमएसपी क्या होता है, ऐसे इतना ज़्यादा चीज़ें हुई। स्वामीनाथन कमीशन फॉर्म हुई थी इस पर, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, लिमिटेशंस क्या है। रिवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। अब बफर स्टॉक क्या होता है, फूड सिक्योरिटी कैसे होती है, सब देखेंगे। टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, अब जैसे चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं ना, एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, इंडियन स्कोप ऑफ सिग्निफिकेशन, लोकेशंस क्या होता है, जैसे एग्रो फार्मिंग क्या होती है ना, वो देखेंगे कि क्योंकि इंडिया में जोन्स हैं एग्रो फार्मिंग के। तो एग्रो फार्मिंग क्या होती है, जोन होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो करते हैं हम लोग, क्या नाम, वहाँ की फार्मिंग करते हैं ना। नेक्स्ट सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो बताएंगे कि हब एंड स्पोक मॉडल होता है, कैसे क्या यूज़ करते हैं उसमें, है ना। वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड टू किससे, कैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, फिर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ। इंडिपेंडेंस अभी तक, लैंड सीलिंग एक्ट है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखेंगे। इफेक्ट और लिबरलाइजेशन, आ गए हम 1991 तक, ठीक। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रीज पॉलिसी, उस जब इम्पैक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी रही, कैसी चलती आई है अभी तक, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज़, ये सब देखेंगे, क्योंकि ये यही की रोल प्ले करते हैं ना किसी भी इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को रन करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर का वन वाइटल रोल प्ले होता है। चाइना इसीलिए आगे है क्योंकि उसने अपना इंफ्रा बहुत रेजिलियंट डेवलप कर रखा है ना। जापान आगे इसलिए है क्योंकि उसने अपना इंफ्रा डेवलप कर रखा है। तो देखते हैं, अब देखते हैं, यहाँ तक आपका रहा एक उसका एग्रीकल्चर का पार्ट, ठीक। अब यहाँ से शुरू होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो क्या है, डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, एप्लीकेशंस क्या है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी की तरह नहीं है, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इस टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है उड़ान पे, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, एयरपोर्ट्स पे, ठीक। अब एयरपोर्ट्स पे, लोकल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं है, उस वहाँ पर आपकी आईडी प्रॉपर चेक होगी। वहाँ पर अभी फेस आइडेंटिफिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूज़ करें क्योंकि इसमें आधार लिंक है, हम डायरेक्ट देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका फेस आइडेंटिफिकेशन, तो वही टेक्नोलॉजी है, उसमें यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो उससे पूछ लिया कि इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन, अब ये तो इसरो का ये सारा गेम है। इसरो का जो भी ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। क्या नाम है, सेल्फ रेजिलिएंट, है ना, आत्मनिर्भर भारत, वही बात है। न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे हम डीआरडीओ भी डेवलप कर रही है ना, जैसे हमने ब्रह्मोस मिल के बनाया है, किसके साथ में, रशिया के साथ में मिल के बनाया है। तो उसमें जो रशिया की टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। चंद्रयान 4 की मिशन के लिए तैयारी हो रही है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं ना, एस बैंड, एल बैंड, सब देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफर और क्रिटिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। अवेयरनेस ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड आईसीटी, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, साइबर क्राइम को कम करने के लिए। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे क्राइम भी बढ़ रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स क्या होता है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ये हमेशा हम लोग यूएस इसी पे क्वेश्चन करा करता है। डिजिटल राइट्स, अब देखो यहाँ तो ये हो गया तुम्हारा साइंस एंड टेक का। अब ये आते हैं हम इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। अब जैसे ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आती है इस पर, ठीक है। अब जैसे अभी
जो रिपोर्ट चल रही हैं वो चल रही हैं हमारी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, 6 असेसमेंट रिपोर्ट, समझ रहे हो, आईपीसीसी। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस रिपोर्ट के पॉइंट्स का, कहाँ पर इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या, जो इम्पैक्ट इसमें असेसमेंट हुआ है वो क्या बताना चाह रहा है कि 1.5 डिग्री बाई 2030 या 2030 2 डिग्री बाई 3000 है ना, नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि कार्बन एमिशन इतना रखना है, तो वो सब देखेंगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे चेक करेंगे हम। क्योंकि इसमें पॉल्यूशन, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन का इम्पैक्ट किस 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 पे पड़ रहा है, डिग्रेड कर रहा है किसको, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है ना, सब कुछ कनेक्टेड है। अब इकोसिस्टम अगर डिग्रेड होगा, देखो यहाँ डिग्रेड होगा ना, उसका इम्पैक्ट हम चेक करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स के अंदर, है ना। ऊपर से चले आओगे ना, मैं यहाँ से दिखाता हूँ तुमको, सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, ठीक। अब कंजर्व कैसे करेंगे वाइल्ड लाइफ को, फिर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी है तो अगर पॉल्यूशन, उसमें बायोडाइवर्सिटी यहाँ तक की एक थीम हो गई, यहाँ से पॉल्यूशन की थीम आती है, डिग्रेड हो रही है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करेंगे, सब कुछ कनेक्टेड है। तो एक ये होगा आपका इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पे आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो उस हिसाब से अब इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या सर्कल रहता है कि कोई डिज़ास्टर है उसके प्री प्रिपरेशन क्या होती है, पोस्ट प्रिपरेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं ना। आगे इंटरनल सिक्योरिटी पे अब देखते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इशू रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, कॉज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, ठीक। कहीं पे टेररिज्म या वो नहीं लिखा हुआ, याद रखना, है ना, माओइस्ट, ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, कॉज ऑफ एक्सट्रीमिज़म की बात हो रही है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मीडिया को, है ना। नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, अब इनसे रिलेटेड देखेंगे, मालवेयर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा वो है, क्या नाम है इसका, डोमेन है, वो भी देखेंगे, है ना। रोल, काइंड ऑफ मैंडेट, सिक्योरिटी फोर्सेस, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, है ना, ये सब कुछ चेक करेंगे। ये सब सिक्योरिटी फोर्स का बीएसएफ हो गई, ठीक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर में इतनी सारी चीज़ें में प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा, वो सब चीज़ें, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, इनको हम देखेंगे। इशू इन एग्रीकल्चर, ये एक लास्ट लाइन वहाँ की है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब एक ही चीज़ में आते हैं, इसको एक बार में पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका GS 3 का डिकोडिंग। सिलेबस को ध्यान में रखोगे ना तो तुमको ये चीज़ नज़र आती रहेगी कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे न्यूज़पेपर में उठाना क्या है, डेटा, फैक्ट, केस स्टडीज़, ये सब चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है, तुमको उठाना क्या है, तुमको लर्न क्या चीज़ें करनी है, वो दिखेगा अगर सिलेबस तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ होगा। इसीलिए मैं सिलेबस को पहले लेकर चला, ध्यान से देख लो एक बार और अच्छे से लिख लो, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, नहीं है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मेल कर देना, मैं उस वैसे दे दूंगा। लास्ट देखते हैं एथिक्स को, ठीक है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें टाइम नहीं लगना है क्योंकि ये जो लिखा है एग्जैक्ट वही तुमको बस पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। इसमें UPPCS डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ वैल्यूज़ और सोसाइटल नॉर्म्स, इनका इम्पैक्ट किसी सोसाइटी पे कितना पड़ता है, या कह देगा कि सिविल सर्विसेज में ये इम्पैक्ट ऐसा है और ऐसा करके कैसे निकालेंगे, है ना। इंटीग्रिटी हो गई, इम्पार्शियलिटी हो गई, इन सब मीनिंग एथिक्स में भी वही है गेम, सब एक एक वर्ड पे एक एक चीज़ तैयार कर लेनी है। मैंने खुद कर रखा है तो मैं तुमको दिखा दूंगा एक बार कैसे करना है, बिल्कुल उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स कैसे होती है ना, जैसे बहुत एक प्रोमिनेंट एक बार एक UPSC में क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिंपैथी, एम्पैथी और एपैथी, सॉरी कंपैशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कई जगह आता भी है, तो ये टीचर्स भी पूछते हैं लगातार, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कंपैरिजन क्या होता है ना, ऐसे करके। एक तो मोटी मोटी थीम देख लेते हैं इसकी, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें बस तुमको देखना है क्या ग्रेट लीडरशिप क्या होती है। यहाँ से हमको एग्जाम्पल उठाएंगे ना हम यहाँ से, तो वो चीज़ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, फंक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है, रिलेशन विद अदर,
चीज़ें जैसे बिहेवियर, मोरल, पॉलिटिक्स, एटीट्यूड, अब इनसे सब कुछ देखेंगे हम पूरा। ये एप्टीट्यूड है एंड फाउंडेशन वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है, इंटीग्रिटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी, कैसे कोई सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल रहता है किसी चीज़ को लेकर के, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस देखते हैं, इसको भी देखते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर, इंपॉर्टेंट है ये थीम, है ना, सब याद करेंगे। इसमें प्लाटो ने क्या बताया, या किसी थिंकर की कोई लाइन है वो कैसे होगी। पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, कैसे निकालोगे कंसर्न, डायलेमास, इथिकल डायलेमास होते हैं उसमें, है ना। तो इसके लिए मैं या तो तुमको एथिक्स के लिए काम करूँगा, या तो कोई सीरीज़ सजेस्ट कर दूँगा, ठीक, जो चल रही होगी यूट्यूब पे, ठीक, बेस्ट, क्योंकि एथिक्स को टाइम देना पड़ता है, याद रखो। इसमें प्रॉपर लगती हैं 25 से 30 क्लासेस, तो वो एथिक्स को मैं सजेस्ट ही करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे जहाँ तक मुझे को लगता है एथिक्स सजेस्ट करूँगा। अगर मेरी टीम से कोई आता है तो ज़रूर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक काम करूँगा, पर वर्ड जैसे ये है एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड है, इन पे ना छोटे छोटे वो ले लेंगे हम, वीडियो ले लेंगे। 2 और 3 को तो हम बिल्कुल ख़त्म, 1 2 3 को तो बिल्कुल एंड करेंगे। 4th के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे आतिश माथुर सर की एक स्टार्ट हो रही है सीरीज़ 15 नवंबर से, ठीक है, तो वो जरूर तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आतिश माथुर सर पढ़ा रहे हैं। मैं देखो, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम लोग को वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सब कराऊँगा ना। मैंने वो भी बोला है कि 5 और 6 के लिए रुक जाओ, मैं वो भी बताऊँगा कि अगर नहीं करा रहा हूँ मैं तो मैं बता दूँगा कि कहाँ से करनी है। तो आतिश माथुर सर की फ्री स्टार्ट हुई है। मैं तुम लोग को पैसा खर्च करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आतिश माथुर सर की प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ उनको। अपने चैनल पे उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं 15 नवंबर से एथिक्स की, तो कृपया जा करके उसको ज़रूर देखना, ठीक है। वहीं से चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। मैंने उनसे पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो मुझे पता है कि वो टीचर कौन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो यूपीएससी लेवल के टीचर हैं। क्योंकि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी ये क्लियरिटी हो जाएगी हर एक चीज़ों पर। उसमें केस स्टडीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें। मैं तो सिलेबस लेके आया, मैंने सिलेबस तुमको दिखाया क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी चीज़ें बताएंगे। मैंने इसलिए मैं अभी रुक जाओ, या फिर मैं तुम एक बार और वो कर दूंगा कि सजेस्ट कर दूंगा। अगर वो जब स्टार्ट करते हैं ना तो मुझे पता है, तो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक। तो यही है। तो अब तुम लोग देख लो एथिक्स में एक सिलेबस, इसमें ज़्यादा कुछ वो करने का था नहीं, तो मैंने इसमें एक अभी केस स्टडीज़ और वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वो सब बात की बात है। तुम ये समझ लो कि ये देखो लास्ट केस स्टडीज़ है ना, ये आती है अलग से। थ्योरी का पार्ट ये पूरा हो गया, केस स्टडीज़ अलग आती है तुम्हारी, ठीक। तो हम एंड करते हैं अपने जीएस के जो सिलेबस व्यू था। अभी डिकोड करेंगे तो बात अलग आएगी। सिलेबस हमने देख लिया है प्रॉपर, ठीक है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 सब कुछ हो चुका है। बहुत ध्यान से आराम से एक एक चीज़ सुनना, जो मैंने बताया है इसको देखना, लिख लेना। अगर लगता सिलेबस को तो ज़रूर लिख लो भाई, सिलेबस को अपने सामने चिपका लो एकदम, यहाँ मुझे सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद कर लोगे तुमको दिखना चीज़ें चालू हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी तुम्हारे सामने, जैसे मैंने एक एक चीज़ ओपन करके बताई है तुमको, ठीक। हम क्या करेंगे, हम GS 1 2 3 से स्टार्ट, 2 से आई थिंक स्टार्ट करूँगा और ऐसे आगे करके चलेंगे। और बाकी कुछ चीज़ें प्लान हैं तो बिल्कुल साथ में करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।